वेलकम ऑल, माय नेम इज़ अम्बा तिवारी और आप हैं नॉलेज स्काई पर, इंडियाज़ ओनली चैनल प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। तो दोस्तों, ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है, जिसमें कि हम यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम की क्लासेस जो होती हैं आपकी 8:30 बजे होती हैं। तो गाइज़, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी जो आज की क्लास है वो इंडियन पॉलिटी पर है, जो कि हम 30 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत बुक की समरी को, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके गाइज, सो इस सीरीज़ पर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए यदि आप पॉलिटी के लिए परेशान हो रहे हो तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत करा रहे हैं बट थोड़े से इंटरेक्टिव वे में करा रहे हैं, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दैम। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वाइल आइकन बटन को क्लिक कर दो। यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ एस्पायरेंट हैं तो प्लीज़ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करें। ठीक है गाइस, यदि आप प्लेलिस्ट विज़िट करेंगे डेफिनेटली आपका जो टाइम है, आपकी जो प्रिपरेशन है बूस्टअप होगी, क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है कंटेंट रखा हुआ है हमने। इंडस्ट्रियल रिलेशन के हम 20 क्लासेस दोनों मीडियम में कर चुके हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और आप देखिए वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंड कोर्स है और आपका स्कोर जो है बूस्ट करने में डेफिनेटली वो हेल्प करेगा गाइस। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि सभी बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को विज़िट करें। प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में हैं। थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए परेशान ना हो, सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से। ये हमारी आज जो क्लास है, क्लास नंबर 5 है, ये इंडियन पॉलिटी 30 आवर्स में क्लास नंबर 5, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत को। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है यूपीएससी ईपीएफओ में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत है क्या, आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए, जब हमारा संविधान बनना था तो हम सभी ने पढ़ा था कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब उन्हें ड्राफ्ट करना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को। तो अब क्या होता है, देखिए जैसे कि हम जब घर बनाते हैं ना, तो घर का स्ट्रक्चर बनाना तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सिटी में जाते हैं, अपने शहर में घूमते हैं और देखते हैं कि अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं मकान के, है ना। और जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ से हम आइडियाज़ लेते हैं। मान लीजिए किसी का गेट अच्छा है, किसी का कलर अच्छा है ना, किसी की डिज़ाइन अच्छी है ना, तो किसी में डोर्स अच्छे लगे हुए हैं, किसी में विंडोज़ अच्छे लगे हुए हैं, किसी में रेलिंग्स अच्छी लगी हुई हैं, एंड सो ऑन। तो जिस भी घर में जो डिज़ाइन में जो चीज़ हमें अच्छी मिलती है हम उन चीज़ों को निकालते हैं और उनको अपने घर में अप्लाई करके अपना घर बना लेते हैं। तो ये चीज़ सभी करते हैं। तो वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा। तो उन्होंने देखा कि जित भारत से पहले जो देश अपना संविधान बना चुके थे उन सभी के संविधान को देखा गया, और हर संविधान से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो निकाली गई और उन संविधान को भारत में रखा गया, उन चीज़ों को भारत में रखा गया दोस्तों। तो भारतीय संविधान में जो जो चीज़ें हैं जो बाहर की देशों के संविधान से ली गई हैं, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं, उन देशों के संविधान को हम बोलते हैं भारत के संविधान के स्रोत। आई होप चीज़ें यहाँ तक बहुत क्लियर होगी दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पूरा समझ आ गया तो डेफिनेटली पूरा देख ले आपने, तो डेफिनेटली आपके जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे इस पर बेस, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और बीच बीच में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता चलूँगा कि आप याद कैसे रख सकते हैं इन चीज़ों को आसानी से, सो दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में, क्योंकि संविधान के स्रोत तब तक आपको बोरिंग लगते थे, थोड़ा सा हमने उसको इंटरेक्टिव वे में जमाया है और कोशिश की कि आपको पसंद आए। ठीक है, ओके गाइस, तो भारतीय संविधान के स्रोत तो आपको समझ आए होंगे। देखिए, स्रोत कुछ ज़्यादा नहीं है, और यूपीए जिनको ये लग रहा है कि सब भारत के संविधान के स्रोत नहीं आते, तो वो प्रीवियस यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि यूपीएससी में यूपीएससी मतलब जो सीएससी होता है यूपीएससी का, है ना, उसमें भी संविधान के सोर्सेज पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ में तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एक क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से आएगा। तो भारतीय संविधान के स्रोत की हम तरफ चलते हैं। उससे पहले हम जरा समझते हैं कि देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 1935 में सबसे पहले संविधान सभा को ऑन पेपर रखा गया था। संविधान सभा की अवधारणा ऑन पेपर रखी गई थी, लेकिन वहीं पर मैंने एक क्लॉज भी बताया था कि इससे पहले स्वराज्य पार्टी में स्वराज्य पार्टी ने 1923-24 में, इसे आप 24 भी कर सकते हो, 1923-1924 में स्वराज्य पार्टी ने पहली बार जो है वो संविधान की मांग रखी थी। किसकी मांग रखी थी? सबसे पहले संविधान की मांग रखी थी।
ठीक है। उसके बाद 1934-35 में नेहरू जी द्वारा संविधान को ऑफिशियली डिमांड रखी गई थी, ऑन पेपर रिटन डिमांड। उसके बाद जब 1946-47 में हम स्वतंत्र हो रहे थे तो उस समय हमारी संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी, और संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी। हमने देखा था संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी? 8 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। जो संविधान सभा हमारी बन रही थी, संविधान सभा में हमने देखा था कि संविधान सभा के पहले सच्चिदानंद थे जो कि टेम्परेरी क्या बने थे, आपके हेड बने थे। उसके बाद किसको बनाया गया था हेड संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया गया था, ठीक है। और उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी, एक प्रारूप समिति जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और एक संचालन समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति को किसने अध्यक्ष किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रारूप समिति इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों की प्रारूप समिति ने ही पूरे जो प्रारूप है हमारे संविधान का आज का, उसे बनाया था, है ना। संविधान को बनने में आपके 2 साल 11 महीने लगे थे, और 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर एक डेट मिस है, 26 नवंबर 1949 को 1949 को भारतीय लोगों ने संविधान को अपनाया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो ये दोनों डेट याद करनी है। अपनाया एक अलग डेट पर था जो कि 26 नवंबर 1949 है, और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको जो एक समरी है वो क्लियर आउट हो गई है। यदि आपको यहाँ तक की समरी समझ में आ गई तो प्लीज़ एक बार कमेंट, लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं कि क्या समरी क्लियर है आप सभी के लिए। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने जो पूरी कहानी एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में कंप्लीट की, क्या ये चीज़ समझ आई आपको कि कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो प्रारूप समिति का मेनली कहा जाए कि प्रारूप समिति ने जो है संविधान, अलग अलग देशों के संविधान लिए और सोर्सेज लिए और उनको बनाया हमारा संविधान, ठीक है। अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें निकाली और उनको हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा, और इस तरह भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना, सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। तो इसलिए संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। मैंने आप सबको जब पढ़ाया था भारत का संविधान, तो हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? पहली और दूसरी क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़ी? हमने देखा था कि जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें बहुत सारे जो अधिनियम थे, बहुत सारे अनुच्छेद थे, उसमें पहले ही थे। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते गए थे 1773 से, जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था तब से ही नियम आते गए। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी संविधान की, ठीक है। मतलब संविधान में भी क्या लिखे हुए? नियम ही तो लिखे हुए। तो ये जो छोटे छोटे एक्ट आते गए थे वो एक तरह से संविधान का ही काम कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हम। तो 1935 तक जब हम 1935 की भारत शासन अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान पर देशी विदेशी स्रोत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम का है। क्यों है ज़रा समझिए कि जो भारतीय संविधान है इसमें 395 अनुच्छेदों में से आज की डेट में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है, 100 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं? अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। 400 से ज़्यादा हमारे भारतीय संविधान में आज की डेट में क्या है? अनुच्छेद है। मैं आपको नंबर बता चुका हूँ, लाइव चैट में मुझे जल्दी से बताइए कि आज वर्तमान स्थिति में भारत में के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो यदि ये पुराने स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं कि जो पहले 395 अनुच्छेद थे, जब मूल रूप हमारा संविधान का बना तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेदों में से 295 अनुच्छेद ऐसे थे जो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए थे या फिर उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया गया था। मतलब 295 लगभग ऐसे थे जिनको सीधा का सीधा भारत शासन अधिनियम से उठाकर डाल लिया गया था, किसमें? अपने संविधान में डाल लिया गया था। अब इसके पीछे कुछ चीज़ें भी थी। देखिए क्या हुआ था, जब ये संविधान भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें भारत की स्थिति के ऊपर भी अंग्रेज़ों द्वारा बहुत काम किया गया था, ठीक है। अब इससे अफेंड नहीं होंगे, लेकिन काम ज़रूर किया गया था, भले ही ऑन पेपर कह लें हम इसको, ठीक है। उसके अलावा क्या था, उनके द्वारा राज्य व्यवस्था तो चलाई जा रही थी, तो बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए थे, अनुच्छेद बनाए गए थे, वो
उस राज व्यवस्थाओं को चलाने के लिए बनाए गए थे, तो वो सारे के सारे भारत ने सीधे अडॉप्ट कर लिए थे। क्यों? क्योंकि इतना शासन रहा था उनका हमारे ऊपर, तो डेफिनेटली हमारी राज व्यवस्था पर उनका इम्पैक्ट पड़ना तो बनता था, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अडॉप्ट करके हम अपना जो एफर्ट है उसको भी कम कर सकते थे, है ना, और चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही थी, भारत को 2 भागों में विभाजित कर लिया गया था, है ना। मुस्लिम बहुल जो भाग था भारत का उसको पाकिस्तान बना दिया गया था, और जो हिंदू बहुल भाग था उसे हिंदुस्तान बना दिया गया था। तो इस तरह से बंटवारा भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी वो, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम एक ऐसा स्रोत बना, एक ऐसा स्रोत बना जिसने कि संविधान के बहुत बड़े भाग को इम्पैक्ट किया, और संविधान के एक बहुत बड़ा भाग 395 में से, उस समय 395 अनुच्छेद थे, उनमें से 295 अनुच्छेद जो थे वो भारत शासन अधिनियम से आए। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन देशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। देखिए, इसको रटना ज़्यादा है नहीं, फैक्ट टू फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई थी, और रटना की ज़रूरत नहीं है। इनको एक लिस्ट बना के आप पेपर पर लिख लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैं ट्रिक्स दे दूंगा, लॉजिक दे दूंगा, और लॉजिक को आप अप्लाई करेंगे और आपको रट जाएगा, ठीक है गाइस। तो अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। आज देखिए, यदि हम बात करें कि कितनी चीज़ें जो हैं ली गई थी, तो देखिए कुछ ही चीज़ें जो थी वो बाहर से ली गई थी, और इनमें से जो प्रमुख हैं उनको मैं यहाँ पर लिस्ट में लिख रहा हूँ। मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और संविधान संशोधन। ये इतनी चीज़ें जो थीं जो विदेशी स्रोतों से ली गई थी, ठीक है। इतनी चीज़ें जो थीं ये विदेशी स्रोतों से दोस्तों ली गई थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्हीं को आप अच्छे से रट लें बस। संविधान के स्रोत पर यदि क्वेश्चन आएगा तो वो इनमें से आएगा, यदि आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, जब भी संविधान के स्रोतों पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन हमेशा इनमें से ही पूछा गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप लोगों को भी स्मार्ट वर्क करना है, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत सारी फालतू की चीज़ें पढ़ें। तो आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको भी याद रखना है, और इन्हीं को कहाँ कहाँ से लिया गया है, इनके स्रोत कौन कौन से देश रहे हैं, वही आपको याद करने हैं। आई होप चीज़ें आप सभी के लिए बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन को मैंने इसलिए पहले रखा है क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर शासन किया था, ठीक है, तो उसको हमने पहले रखा, और उनसे जो चीज़ें ली गई थी वो मैंने ले ली। तो ब्रिटेन से 3 चीज़ें ली हमने। एक संसदात्मक प्रणाली ली है, मतलब जो संसदीय प्रणाली हमारी कि संसद कैसे चलेगा, 2 सदन होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस होगा, कैसे लेजिस्लेटिव काम करेंगे। तो ये जो पूरी प्रणाली है वो पूरी की पूरी प्रणाली हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। पूरी की पूरी प्रणाली हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके बाद एकल नागरिकता का कंसेप्ट जो लिया गया है वो भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन। याद रखना है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता होती है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, जो विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब नियम बनाने की प्रक्रिया, देखिए चूंकि संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है तो संसद में ही क्या बनते हैं? आपके नियम कानून बनते हैं, है ना, विधि आपकी वही बनती है ना। तो यदि संसद की प्रणाली, संसद को, संसद की प्रणाली को देखिए लिख करके चलना, आपको रटना नहीं है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप रट नहीं सकते हर एक चीज़, आपको बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली समझनी होंगी। कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। अब हमने चूंकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है और संसद में ही आप नियम पारित करते हैं, तो जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो भी आपने किससे ले ली? ब्रिटेन से ले ली। तो इन दोनों चीज़ों को तो आपने लिंक करके पढ़ लिया। अब बात कर लेते एकल नागरिकता, तो ये आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। और एकल नागरिकता क्या होती है? देखिए इसको ज़रा समझिए प्यारे बच्चों। भारत में एकल नागरिकता का जो है वो प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान से तात्पर्य है कि यदि कोई भारत का नागरिक है तो वैसे भारत का नागरिक हो सकता है, वह किसी और देश का नागरिक उस समय नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि आप बाहर जाते हैं, आप मान लीजिए कि अमेरिका चले गए और आपको वहाँ की नागरिकता मिल गई, तो भले ही आपने भारत की नागरिकता छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, लेकिन जैसे ही आप अमेरिका के नागरिक बनेंगे, आपकी भारत की जो नागरिकता होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा संविधान यह बोलता है कि भाई जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, कोई भी भारत का नागरिक 2 नागरिकताएं नहीं रख सकता। ठीक है, अब भारत के अंदर भी ऐसा है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, मलयालम, मिजोरम, कहीं भी रहते हों, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आप ऐसा नहीं कहलाया जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं,
आप भारत के नागरिक होंगे और आपकी एक ही नागरिकता होगी, वो है भारत के नागरिक होना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता लेके रख लें और भारत की भी नागरिकता लेके रख दें, ऐसा नहीं है। अब यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें ऐसा चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मान लीजिए कोई कैलिफोर्निया में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसके पास दो नागरिकता हैं, एक उसके पास कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी और दूसरी उसके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है वो नागरिकता होगी। तो दो नागरिकताएं वो रखेगा एक तरह से, ठीक है। आई होप एकल नागरिकता का जो आपको संबंध क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा इतना, ओके। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसको हम डिटेल में जब हम अगली क्लास जो पढ़ेंगे जिसमें हम संघ एवं उसके राज्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा इम्पैक्ट क्यों पड़ा है, ऐसा क्या अंतर है जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था में और हमारी व्यवस्था में अंतर है। तो इसको हम हमारी अगली क्लास जो आने वाली है, अगला जो हमारा टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो भारत में शक्तियों का विभाजन तीन तरह से किया गया है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। एक्चुअली ये तीनों ही अपने आप से स्वतंत्र है, उनको किसी भी तरह के एक दूसरे से बंधन नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को जो है वो शक्तियाँ ज़्यादा प्रधान है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को हम बोलते हैं कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। तो यदि लेजिस्लेटिव जो कि पावरफुल है और लेजिस्लेटिव जिसे ये अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है, वह नियम बनाता है, तो जो न्यायपालिका है इसके पास स्वतंत्रता है कि उस नियम को ये कहकर रिजेक्ट कर सकती है कि जो ये नियम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और ये असंवैधानिक बोलकर उस नियम को बर्खास्त कर सकती है, और लेजिस्लेटिव को उस नियम को वापस लेना ही होगा यदि एक बार न्यायपालिका कह दी है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य मतलब हमारे अधिकार, और हमारे अधिकार हमें शक्तियाँ प्रदान करते हैं, पावर प्रदान करते हैं, तो ये जुड़ा है पावर से। वैसे ही न्यायपालिका के पास भी ये स्वतंत्रता है, मतलब पावर है, तो ये भी पावर से जुड़े हैं, और दोनों चीज़ें किससे जुड़ी हैं, पावर से। और पावर की बात की तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी है आज के देश में, आज के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भाई पावर जब भी शब्द आएगा तो पावर मौलिक अधिकारों पर है, और न्यायपालिका के पास पावर है स्वतंत्रता की। तो भाई जब भी इनकी बात पूछी जाएगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप लगाएंगे, ठीक है। आगे बात कर ले, तो देखिए ये सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप याद कर सकते हैं इनको। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, और वित्तीय आपात लिया है, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है, ऐसे ही अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। मतलब संविधान जब अमेरिका में बात की गई तो अमेरिका में संविधान को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी, मतलब संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भारत में भी इसी चीज़ को अपनाया गया कि भारत में भी जो है वो संविधान ही सब कुछ है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और संविधान में भी सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति किसे बनाया है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को, भारतवासियों को सबसे ऊपर रखा है। तो अल्टीमेटली संविधान किसको सबसे ऊपर रखता है, किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, ठीक है। काफ़ी यही तरीका है दोस्तों पढ़ने का, इंटरेस्टिंग बनाने का पॉलिटी को, कि आप लिंक करके पढ़ते जाइए, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए, इंटरेस्ट उसको बनाते जाइए, डेफिनेटली चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी और समझ आने लगेगा। लेकिन यदि आप नॉर्मली पढ़ेंगे, बुक उठाएंगे और रटना चालू करेंगे, लिंकिंग नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, तो डेफिनेटली चीज़ जो है वो आपको टफ लगेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता, तो याद करने के लिए आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि आपको चीज़ों की लिंकिंग करनी पड़ेगी, उनको एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, डेफिनेटली चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और चीज़ें आपको याद होने लगेगी। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, बात कर ली कि न्यायपालिका का जो है वो तीन भाग थे, एक था लेजिस्लेटिव, एक था एग्जीक्यूटिव और एक था जुडिशरी, जैसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से जो लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से स्वतंत्र है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से स्वतंत्र है, और जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र है। इसके बाद बात करते हैं कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। तो देखिए, जैसे हमने सरकारी नौकरी में हमने पढ़ा है ना, लोगों को सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वैसे ही जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होता है तो इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है जो लाइव चैट में आप सभी लोग आंसर देंगे मुझे, और वो ये है कि मुझे बताइए आप सभी लाइव चैट में कि महाभियोग किस आर्टिकल के अंदर चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। सिर्फ राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, इंग्लिश में से इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, वो किस आर्टिकल के अंदर चलाया जाता है। जिन सभी ने मेरी आर्टिकल की क्लास देखी है, यदि नहीं देखी है तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे आर्टिकल्स करा के रखे हुए हैं दोस्तों। उन आर्टिकल्स को पढ़िए, उसमें हर एक आर्टिकल को मैंने पढ़ाया हुआ है, सिंपली बस कि किस आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल में क्या है, ये बताया हुआ है। तो उन वीडियो को देखिए तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा सारे आर्टिकल्स का, और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग कहलाती है। और राष्ट्रपति को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, संविधान को किसी तरह से संविधान की अवहेलना होती है, भंग होता है संविधान का, तो उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और उसके बाद वित्तीय आपात, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात जो है वो नहीं लगा है। ठीक है, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में अभी तक नहीं लगी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। ज़रा यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ली गई है वो है नीति निर्देशक तत्व। रट डालिए, आयरलैंड से क्या ली गई है? नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी किससे ली गई है? राष्ट्रपति द्वारा ली गई, आयरलैंड के द्वारा ली गई। और तीसरी चीज़, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर क्या है, ये मनोनीत क्या होता है? देखिए, जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में कुछ सदस्य तो ऐसे होते हैं जो चुनकर जाते हैं, है ना, चुनाव के द्वारा जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत किनको करता है? वो व्यक्ति जिन्होंने साहित्य में, कला में, विज्ञान या समाज सेवा में उत्कृष्ट अपना योगदान दिया होता है, तो उनको सम्मान देने के लिए या उनके द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए क्या किया जाता है? उनको मनोनीत किया जाता है और उन्हें राज्यसभा का सदस्य जो है बनाया जाता है, उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो माननीकरण की प्रक्रिया है ये भी किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई। अब ज़रा यहाँ पर समझ लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनमें क्या क्या बात करी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में धन के समान वितरण की बात करी जाती है, ग्राम पंचायतों का संगठन भी। देखिए, याद रखिए नीति निर्देशक तत्वों में क्या आता है क्या नहीं आता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन किन चीज़ों की बात करते हैं? धन के समान वितरण की, धन या यहाँ पर आय भी होता है, आय के समान वितरण की बात करते हैं। धन तो आय से ही आता है ना, क्योंकि। उसके अलावा ग्राम पंचायत का संगठन की बात भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। कृषि एवं पशुपालन के संगठन की भी बात नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा के बारे में भी बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में भी बात कौन करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि हमने जर्मनी से क्या लिया है। जर्मनी से जो हमने लिया है वो है आपातकाल। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त थी कि वह मौलिक अधिकारों को क्या कर देता, उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। तो देखिए, यदि मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़, ध्यान से समझिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए, यदि मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी होती है
तो यह मान लीजिए कि एक तरह से संविधान का उल्लंघन माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? संविधान का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताने वाला हूँ कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कितने भी केस पेंडिंग हो, पर यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा मान लीजिए कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो वह व्यक्ति जाकर सीधी क्या लगा सकता है? अपील लगा सकता है। और मौलिक अधिकार, देखिए संविधान ने आपको कितने ऊपर रखा है, जरा इस चीज़ को समझिए कि यदि किसी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वह अपनी याचिका लेकर कोर्ट के पास जाता है, तो जितने भी कोर्ट में केस चल रहे होंगे उन सबको रोक दिया जाएगा, मतलब उन सबको सेकेंडरी लिया जाएगा और प्राइमरी किसको रखा जाएगा? मौलिक अधिकार वाले केस को लिया जाएगा। मतलब भारत का संविधान यह बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वह कोर्ट में यदि न्यायपालिका में केस दर्ज कराता है, तो न्यायपालिका को सबसे पहले इस केस को देखना होगा और सुलझाना होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का हनन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि जब भी आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वह आपसे छीन लिए जाते हैं उस समय तक के लिए। तो यह प्रक्रिया हमारे संविधान में ही दी गई और ये शक्ति किसको दी गई है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है कि आपातकाल के दौरान हमसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो ले लिए जाते हैं, हमें से छीन लिए जाते हैं शब्द यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे छीन नहीं रहे हैं, वो इमरजेंसी की मांग है, उस समय की मांग है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए संविधान या आपकी न्यायपालिका आपसे ले लेती है, और जैसी स्थितियाँ सामान्य होती हैं तो आपके अधिकार वापस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची याद रखेंगे किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना में जो हमारी भाषा दी गई है वो हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा? यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को विशेष अधिकार हैं या संसदीय सदस्यों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में जो बात करी गई है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए लग रही होंगी, जा रही होंगी। आई होप आप सभी को प्यारे बच्चों मज़ा आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि हमने कनाडा से क्या लिया है। तो हमने कनाडा से लिया है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह से होगा। संघात्मक विशेषताएं जो हमने ली हैं वो कनाडा से ली हैं। राज्यपाल की नियुक्तियां किस तरह से होगी, ये भी चीज़ कनाडा से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास जो हैं ये चीज़ें भी किससे ली गई हैं? कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इससे क्वेश्चन जो है कम ही पूछे जाते हैं। बस राज्यपाल की नियुक्ति एक ऐसी चीज़ है जो आप याद रखेंगे कि कनाडा से ली गई है, बाकी तो आप भूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। आगे बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आगे बात करते हैं रूस से क्या लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, मज़ा भी बहुत आया होगा आपको। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इतनी ही चीज़ें जो हमने अलग अलग सोर्सेज से ली, और मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट स्लाइड में कि ज़्यादातर चीज़ें किससे ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसका हमारे संविधान पर ज़्यादा असर है। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से ही ज्यों की त्यों उठा ली गई हैं या उनमें बहुत थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें लिया गया है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप कैसे याद रखेंगे? समवर्ती सूची का सम निकालिए और इसमें लगा दीजिए आ, तो ये बन गया ऑसम। ऑसम में सम बताता है आपकी समवर्ती सूची को और अ बताता है ऑस्ट्रेलिया को। अ किसको बताता है? ऑस्ट्रेलिया को बताता है। तो आप ऐसे याद रखिए, समवर्ती सूची के लिए ट्रिक याद रखिए आप ऑसम। सम से बना लीजिए आप समवर्ती सूची और अ से बना लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में उपस्थित नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? जल्दी से आंसर दीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देख रहा हूँ काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया। अब याद कैसे कर सकते हैं? याद रखिए, मैंने आपको बताया नीति निर्देशक तत्वों में बात किसकी की गई है? धन के समान वितरण की। धन मतलब धन के समान वितरण की बात की गई। तो मान लीजिए कि हम लोग हैं और धन हमें समान वितरित होना है, तो हमारे पास धन आएगा। धन क्या होगा? आएगा। तो आएगा से लीजिए आय, और आय किस में मिलता है? आयरलैंड में मिलता है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो धन का समान वितरण मतलब आप सभी के ऊपर धन समान रूप से आएगा। तो आएगा से आय है, और आय किस में मिलता है? आयरलैंड में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये कुछ क्रेजी ट्रिक्स होती हैं, कुछ क्रेजी तरीके होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं बच्चों, यदि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ें हमारे इम्पल्सेस में जल्दी जाती हैं, ठीक है, और ये जो रिलेशंस होते हैं इन्हीं से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको क्या बताया? पीछे मैंने आपको बताया कि भाई ऑसम आप समझ लीजिए, ऑसम में सामे समवर्ती, आ से ऑस्ट्रेलिया। वैसे यहाँ पर धन का समान वितरण मतलब धन का समान वितरण मतलब धन समान रूप से आपके पास आएगा। आएगा में आय पकड़िए, और आय कहाँ पर है? आयरलैंड में। मतलब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो हम सभी को पता है कि संसदीय प्रणाली को हमने किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाना किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाना किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी से सभी लोग, ठीक है। और संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संसद की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है संसद की अवधारणा। आगे हम बात करते हैं कि न्यायपालिका के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका के लिए मैंने क्या बताया था? न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, दो चीज़ें बताई थी मैंने, न्यायपालिका और आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। इसका भी आंसर मैं ऑल्दो आपसे पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझानी है तो मैं ही आंसर दे रहा हूँ कि न्यायपालिका और मौलिक अधिकार दोनों किससे जुड़े हैं? शक्तियों से जुड़े हैं, पावर से जुड़े। और पावरफुल सबसे कौन है? अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल, इसलिए अमेरिका आंसर होगा न्यायपालिका के लिए भी और मौलिक अधिकारों के लिए भी। तो ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये जो क्वेश्चन ये यूपीएससी में कितनी बार आ चुका है। लास्ट टाइम 2003 में यूपीपीएससी में आया था, उसके पहले 2013 में जो है एसएससी में भी आ चुका है, और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है आ चुका है कि आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन हमने सारे कर लिए एक तरह से, उन्हीं की आपको मैंने एक सही जोड़ियाँ जो हैं वो बना कर दे दी। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? मूल अधिकार शक्तियों से संबंधित है, तो शक्ति कहाँ से आ जाएंगी? संयुक्त राज्य अमेरिका से आ जाएंगी, संयुक्त राज्य अमेरिका से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली किससे ली गई? ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये यहाँ पहुँच जाएगा आपका। उसके बाद आपात संबंध, आपात कैसे याद रखेंगे आप? आपात जर्मनी है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व मतलब धन का समान वितरण। धन का समान मतलब आएगा आपके पास पैसा समान रूप से, और आएगा में आय किससे है? आयरलैंड से। तो लीजिए ये जुड़ गया, मतलब ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड ए में है और सी में है। उसके बाद बी का क्या है? आपका फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कहाँ पर है? सी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी है जो आपका वो सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संसदीय समान प्रणाली के संवर्धन किस देश से हुआ था? फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे देंगे, संसदीय को हम कितनी बार डिस्कस कर चुके। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो नेक्स्ट क्लास है आपकी इसकी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। जाकर आप सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम टेलीग्राम पर, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। वहाँ आकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएंगी। प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।